क्या आपने कभी कल्पना की है कि दिल्ली का वो लाल किला, जो मुगल बादशाहों की शान था, आजादी की जंग का प्रतीक बना और अब मौत का साक्षी? क्या एक पार्किंग में खड़ी साधारण सफेद कार, जो किसी परिवार की घूमने फिरने की याद दिलाती हो, अचानक आग का गोला बन जाए और आसपास के सैकड़ों सपनों को चूर कर दे? क्या वो शाम जब सूरज ढल रहा था और लोग घर लौट रहे थे, एक झटके में काली रात में बदल जाए? सवाल ये नहीं कि ये हुआ या नहीं, सवाल ये है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आखिरी है या बस शुरुआत? नमस्कार दोस्तों, और आज हम एक ऐसी कहानी में डूबने वाले हैं जो सिर्फ खबरों की सुर्खियों से कहीं आगे जाती है। ये कहानी है दिल्ली के लाल किले के पास हुए उस भयानक धमाके की, जो 10 नवंबर 2025 को शाम 6:52 गूंजा। एक कार बम विस्फोट जिसने 10 मासूम जिंदगियों को हमेशा के लिए छीन लिया, 20 से ज्यादा को घायल कर दिया और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये कहानियां हैं उन परिवारों की जो शाम की चाय का इंतजार कर रहे थे, उन यात्रियों की जो मेट्रो से उतरकर घर पहुंचने को बेताब थे, और उन सुरक्षा कर्मियों की जो हर पल सतर्क रहते हैं, लेकिन कभी-कभी दुश्मन छिपे चेहरे के पीछे हो जाते हैं। आइए सबसे पहले उस भयावह शाम में लौटते हैं। कल्पना कीजिए, दिल्ली की हलचल भरी सड़कें, चांदनी चौक की मसालेदार हवा, लाल किले की लाल ईंटें जो सूरज की आखिरी किरणों में चमक रही हैं। रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक पार्किंग लॉट। वहां एक सफेद Hyundai i20 कार खड़ी है। ड्राइवर सीट पर बैठा है 36 साल का एक शख्स, डॉ मोहम्मद उमर, पुलवामा, जम्मू कश्मीर का रहने वाला एक डॉक्टर। बाहर सड़क पर लोग आ जा रहे हैं। एक बुजुर्ग दादाजी अपने पोते को लाल किले की कहानियां सुना रहे हैं। एक माँ अपनी बेटी को स्कूल की कॉपी थमा रही है। एक बस कंडक्टर अशोक कुमार अपनी ड्यूटी खत्म करके चाय की दुकान की ओर बढ़ रहा है। सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन अंदर उस कार में मौत का जहर भरा हुआ है। 6:52, एक धमाका। जमीन कांप उठती है। आग की लपटें आसमान छूने लगती हैं। शीशे के टुकड़े उड़ते हैं। धुआं फैल जाता है। चीखें गूंजती हैं। वो कार जो शायद किसी परिवार की खुशियों का साधन थी, अब एक हथियार बन चुकी है। एक सुसाइड कार बम। पल भर में वो जगह जो जीवन से भरी थी, मौत का मलबा बन जाती है। आग इतनी भयंकर कि 37 मिनट बाद ही बुझ पाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़ती हैं। एम्बुलेंस की सायरन हवा चीरती है। लेकिन तब तक 10 लोग हमेशा के लिए चले गए हैं। अशोक कुमार, वो बस कंडक्टर जिसकी पत्नी घर पर खाना बना रही थी। एक 12 साल की लड़की रिया, जो मेट्रो से उतरकर आइसक्रीम खरीदने वाली थी। एक दंपति जो शादी की सालगिरह मना रहे थे। और बाकी नाम जो अभी भी आंकड़ों में खोए हैं, लेकिन हर दिल में बस गए हैं। 20 घायल, कुछ के चेहरे जल गए, कुछ के अंग भंग हो गए। अस्पतालों में अफरा तफरी। डॉक्टर रात भर जागते हैं, लेकिन मौत का साया गहरा होता जाता है। ये दृश्य सिर्फ खबरों का हिस्सा नहीं, ये उन जिंदगियों का अंत है जो एक पल में बिखर गईं। लेकिन सवाल उठता है, ये कार कहां से आई? डॉ उमर कौन था? एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाता था, कैसे मौत का फरिश्ता बन गया? चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। जांच की शुरुआत होती है उसी शाम। दिल्ली पुलिस FIR दर्ज करती है। UAPA, गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के तहत सीन क्राइम टीम पहुंचती है। फोरेंसिक विशेषज्ञ मलबे में छिपे सुराग तलाशते हैं। कार के चेसिस नंबर से पता चलता है कि ये फरीदाबाद से रजिस्टर्ड थी। और ड्राइवर CCTV फुटेज में दिखता है, डॉक्टर उमर, सफेद कार को पार्क करते हुए शांत चेहरे से। लेकिन उसके पीछे की कहानी, वो पुलवामा से दिल्ली आया था, एक सामान्य डॉक्टर की तरह। लेकिन गुप्तचर एजेंसियों को शक होता है। 3 हफ्ते पहले दिल्ली में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर चिपके मिले थे। क्या यह संयोग था? राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA तुरंत मैदान में उतर आती है। होम मिनिस्टर अमित शाह खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। NIA की टीम फरीदाबाद पहुंचती है, जहां एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश होता है। ये कोई सड़क पर घूमने वाले गुंडे नहीं, ये पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, जो दिन में समाज की सेवा करते, रात में साजिश रचते। इस मॉड्यूल का लीडर जैश-ए-मोहम्मद का एक कमांडर, जो पाकिस्तान से निर्देश दे रहा था,
जांच में पुष्टि होती है धमाका जैश का फिदायीन अटैक था। कार में आरडीएक्स और अन्य विस्फोटक भरे गए थे। डॉ उमर को आखिरी पल में निर्देश मिला, हमला करो, क्योंकि मॉड्यूल पकड़ा जाने वाला था। वो जल्दबाजी में कार दबाई और बूम। एनआईए अब पूरे देश में छापेमारी कर रही है। कश्मीर से दिल्ली तक लिंक जुड़ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक धमाका नहीं, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। क्या आप महसूस कर रहे हैं वो ठंडक, वो डर जो हड्डियों तक उतर जाता है? अब सोचिए, लाल किला क्यों? क्यों नहीं कोई और जगह? लाल किला सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये भारत की आत्मा है। शाहजहां ने 1638 में बनवाया था, मुगल साम्राज्य का दिल। यहां से औरंगजेब ने फरमान जारी किए, यहां बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति का आह्वान किया। 15 अगस्त को यहीं से नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा। लेकिन यही किला आतंकवाद का निशाना भी बना है। याद कीजिए 22 दिसंबर 2000 को लश्कर ए तैयबा के हमलावरों ने किले पर फायरिंग की। 3 जवान शहीद हुए। मोहम्मद अली भट्ट और शेख सलीम पाकिस्तानी आतंकी पकड़े गए। वो हमला इंडस्ट्रियल साइट के पास था, लेकिन किले की गरिमा को ठेस पहुंचाई। तब से दिल्ली ने कई जख्म देखे। 1996 लाजपत नगर ब्लास्ट, 2001 संसद हमला, 2005 दिल्ली ब्लास्ट्स। लेकिन लाल किले का नाम फिर से आना, ये संदेश है हमारी जड़ों को काटने की कोशिश। जैश ए मोहम्मद ने पहले भी ऐसा किया। 2001 में संसद पर हमला, 2016 पठानकोट एयरबेस, 2019 पुलवामा, 40 सीआरपीएफ जवान शहीद। हर बार कश्मीर को अलग करने का सपना। लेकिन क्यों? चलिए जैश की जड़ों में उतरते हैं। जैश ए मोहम्मद नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। 2000 में मसूद अजहर ने पाकिस्तान के बहावलपुर में इसे खड़ा किया। वो खुद 1999 में कंधार हाईजैक के बाद रिहा हुआ था। इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक, तालिबान को 3 आतंकी सौंपे। मसूद उसी का भाई था। जैश का मतलब मोहम्मद की सेना। ये देहोबंदी जिहादी संगठन है जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे आतंकी घोषित किया, अमेरिका, यूके, भारत सब ने। लेकिन पाकिस्तान, वहां ये फल फूल रहा है। हमलों की फहरिस्त लंबी है। 2002 गुलमर्ग हमला, 40 पर्यटक मारे गए। 2005 अखनूर, 2008 रामबन। लेकिन सबसे खतरनाक 2019 पुलवामा, एक सुसाइड बॉम्बर, आदिल अहमद डार, जैश का। 250 किलो आरडीएक्स से भरी कार सीआरपीएफ काफिले पर, 40 जवान शहीद। भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक से जवाब दिया। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया। लेकिन जैश रुका नहीं। अब ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, पढ़े लिखे युवा जो सोशल मीडिया से भर्ती होते, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते। डॉक्टर उमर जैसा, पुलवामा का लड़का जो मेडिकल कॉलेज गया लेकिन जिहाद का जहर पी गया। कैसे? परिवार, दोस्त या वो प्रोपेगेंडा वीडियो? जांच बताएगी। लेकिन एक बात साफ, जैश की जड़ें पाकिस्तान में हैं और वो फैल रही हैं। इस धमाके ने सिर्फ जानें नहीं ली, राजनीति को भी हिला दिया। रात होते ही ट्विटर, फेसबुक पर तूफान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत ट्वीट किया, दिल्ली के इस दर्दनाक हादसे में खोई जानों के परिवारों को मेरी गहरी संवेदना। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, न्याय मिलेगा। वो अपनी विदेश यात्रा से लौटते ही मीटिंग बुलाते हैं। अमित शाह से बात, एनआईए को निर्देश। शाह कहते हैं सभी एंगल से जांच हो रही है, टॉप एजेंसियां लगी हैं, कुछ भी रूल आउट नहीं। लेकिन विपक्ष, वो चुप नहीं बैठा। राहुल गांधी ने कहा यह इंटेलिजेंस फेलियर है, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, दिल्ली सुरक्षित नहीं रही। ममता बनर्जी, तृणमूल की नेता, बोली ये केंद्र की नाकामी है, शाहजी जवाब दें। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम, ने कहा मेट्रो स्टेशन पर सिक्योरिटी क्यों लापरवाह। सुखबीर सिंह बादल ने भी इस्तीफे की मांग की। बीजेपी ने पलटवार किया। विपक्ष सियासत कर रहा है, हम एकजुट हैं। संसद में हंगामा, सवालों की बौछार। ये राजनीतिक जंग नहीं, ये देश की सुरक्षा पर सवाल है। क्या इंटेलिजेंस फेल हुई या दुश्मन ज्यादा चालाक? याद कीजिए 26 नवंबर मुंबई, तब भी इस्तीफों की मांग हुई, लेकिन बदलाव आया। अब क्या होगा? सवाल वही, न्याय कब? लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं, ये पूरे हिंदी भाषी दुनिया की है। उत्तर प्रदेश से बिहार, राजस्थान से मध्य प्रदेश, गुजरात से महाराष्ट्र, हर जगह हिंदी बोलने वाले भाई बहन,
युवा जो जॉब्स ढूंढ रहे, मध्यम आयु वाले जो परिवार चला रहे, बुजुर्ग जो शांति चाहते। ये धमाका हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद सीमाओं नहीं मानता। कश्मीर का दर्द दिल्ली पहुंच गया। पुलवामा के वो बच्चे जो स्कूल जाते, अब जिहाद के नाम पर भटक रहे। क्यों? क्योंकि शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी और वो जहर जो सोशल मीडिया से फैलता है। लेकिन उम्मीद भी है। एनआईए की छापेमारी से 5 संदिग्ध गिरफ्तार, फरीदाबाद मॉड्यूल बेस्ट, बालाकोट जैसी कार्रवाई की चर्चा। देश एकजुट हो रहा। अब चलिए गहराई में उतरते हैं, जांच की वो लेयर्स जो अभी खुल रही हैं। एनआईए के अनुसार कार 8 नवंबर को फरीदाबाद से दिल्ली लाई गई। उमर ने जीपीएस ट्रैकर हटाया, नंबर प्लेट बदली, विस्फोटक पाकिस्तान से स्मगल्ड, कश्मीर के रास्ते। जैश का हैंडलर बहावलपुर से कॉल करता रहा। लेकिन एक ट्विस्ट, धमाका प्लान था लाल किले के अंदर, लेकिन मेट्रो सिक्योरिटी ने रोका। तो पार्किंग में ये हाई प्रोफाइल टारगेट क्यों? क्योंकि 15 अगस्त नजदीक था। स्वतंत्रता दिवस का प्रतीक ठेस पहुंचाना, इतिहास दोहराना, 2000 के हमले की तरह। तब लश्कर, अब जैश, दोनों पाकिस्तानी। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, आईएसआई का शक। लेकिन प्रूफ चाहिए। फोरेंसिक रिपोर्ट में आरडीएक्स के पार्टिकल्स मिले, डीएनए टेस्ट उमर की पुष्टि, उसके फोन से जैश के वीडियो, मैसेज। परिवार से पूछताछ, वो कहते, बेटा अच्छा था लेकिन 2 साल से चुप था। ये कहानी दुखद है। एक पढ़ा लिखा लड़का कैसे रेडिकल हो गया। दिल्ली की सड़कें अब सतर्क, मेट्रो स्टेशनों पर चेकिंग बढ़ी, स्कूल, बाजार, मंदिर सब हाई अलर्ट। लेकिन सवाल ये कि क्या ये काफी? 14 साल बाद दिल्ली में बड़ा हमला, आखिरी 2011 में था। तब से सुधार हुए, सीसीटीवी, आईबी की नेटवर्क, लेकिन गैप्स हैं। कश्मीर में रेडिकलाइजेशन रोकना जरूरी, युवाओं को जॉब्स, शिक्षा, जैश जैसे संगठनों को वैश्विक दबाव, पाकिस्तान पर यूएन सैंक्शंस सख्त, भारत की डिप्लोमेसी, लेकिन घर में एकता, हिंदू मुस्लिम सबका दर्द एक। उमर मुस्लिम था, लेकिन उसके शिकार सब धर्मों के, अशोक हिंदू, रिया सिख परिवार से। ये आतंकवाद का चेहरा है, बेरहम, बेदिन। अब सोचिए भविष्य का। क्या ये धमाका बदलाव लाएगा? एनआईए की जांच जारी और गिरफ्तारियां होंगी। शायद मसूद अजहर का नाम फिर सुर्खियों में। लेकिन सच्चा न्याय वो तब होगा जब कश्मीर के बच्चे किताबें पढ़ें, न कि हथियार। जब दिल्ली की शामें फिर से सुरक्षित हों। पीएम मोदी का वादा याद रखिए, न बख्शेंगे। विपक्ष की मांग भी जायज, जवाबदेही, लेकिन सियासत से ऊपर देश।